नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा और मैं हूं आपके साथ ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसके साथ साथ उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचा अब तैयार होगा और मजबूत इस योजना से होगा, जिसमें कि 4800 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां लगातार अब इसके लिए लगातार कवायद की जा रही थी। पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को कैबिनेट की मंजूरी अब मिल गई है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन्हें अब मंजूरी दे दी गई है। उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचा तैयार होगा और अधिक मजबूत किया जाएगा। इस योजना पर 4800 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान है। 4800 करोड़ रुपए का खर्च इसमें आएगा। प्रावधान के तहत इसे और मजबूती दिलाई जाएगी। नए ढांचे के तहत इलाकों की बुनियादी सुविधाएं इधर लैस की जाएगी। और आपको बता दें कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को कैबिनेट की मंजूरी अब मिल गई है। लगातार इसके लिए कवायद की जा रही थी। ग्रामीण क्षेत्रों को किस तरह से विकसित करना है और शहरों की ही तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों को भी विकसित करने के लिए लगातार कवायद की जा रही थी। केंद्र सरकार ने इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचा तैयार होगा। इस ढांचे के तहत बुनियादी सुविधाएं लैस की जाएंगी। मजबूत इस योजना से और अधिक इस तमाम चीजों को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा। साथ साथ आपको बता दें कि 4800 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान सामने आया है। ये अब मंजूरी दे दी गई है। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर, जहां बीबीसी के दिल्ली मुंबई ऑफिस में दूसरे दिन भी आईटी का सर्वे जारी है। बीबीसी के दिल्ली दफ्तर के बाहर हिंदू सेना का प्रदर्शन देखा गया है। बीबीसी दफ्तरों पर आईटीबीपी तैनात की गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 11 सालों के लेन देन और मुनाफे पर टैक्स की जांच हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीबीसी के दिल्ली मुंबई ऑफिस में दूसरे दिन भी आईटी का सर्वे जारी है। बीबीसी के दिल्ली दफ्तर के बाहर हिंदू सेना का भी प्रदर्शन देखने को मिला है। बड़ी खबर, बीबीसी लगातार जिसके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, आईटी का छापा कह सकते हैं इसको, आईटी सर्वे कर रही है। लगातार दूसरे दिन भी आज आईटी का सर्वे जारी है। कथित तौर पर बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री सामने लाई थी जिसको मोदी विरोधी बताया जा रहा था, जिसके बाद टाइमलाइन पर लगातार विपक्ष घेरने का प्रयास सरकार को कर रही है। और अब बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिसेज में आईटी का सर्वे लगातार जारी है। दूसरे दिन भी इस आईटी के सर्वे में देखी गई है, दर्ज किया गया है। आईटी सर्वे आज भी हुआ। बीबीसी दफ्तरों पर आईटीबीपी भी तैनात कर दी गई है। 11 सालों के लेन देन और मुनाफे पर टैक्स की जो जांच हो रही है, उसके तहत बीबीसी अब लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है। उत्तराखंड में जमीनों के सर्किल रेट में 15% की बढ़ोतरी की गई है। वहीं नैनी सैनी एयरपोर्ट पर एयरफोर्स के हवाले होगा। हरिद्वार में पर्सनल रैपिड ट्रांजिट यानी पार्ड कार प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी मिली। आयुर्वेदिक महाविद्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से 62 साल की गई है। और ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। लगातार ये फैसले ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं धामी कैबिनेट के क्या कुछ फैसले हैं। जमीनों के सर्किल को बढ़ाया गया है, 15% इसको बढ़ोतरी मिली है। एयरफोर्स के हवाले अब नैनी सैनी एयरपोर्ट होगा। और इस कैबिनेट के फैसले के तहत हरिद्वार में पॉड कार प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में 26 नए एसडीएम के पदों का सृजन होगा। इन पदों के सृजन से अब नए आयाम भी सामने आएंगे। इको टूरिज्म समिति का गठन किया गया है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे उधम सिंह नगर में मत्स्य पालन के लिए इंटीग्रेटेड जो
गठित की गई है टीम। युवा कल्याण प्रांतीय आरक्षक दल की नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई है। बड़ी खबर, रेरा ढांचा भी तैयार होगा, 31 पद सृजित किए जाएंगे। कैबिनेट में कुल 52 मादाएं। रेरा का ढांचा जो रियल एस्टेट को रेगुलेट करता है, क्योंकि अब गतिविधियां बढ़ गई हैं तो उनके ढांचे में कुल 31 पद सृजित किए गए ताकि इसकी फंक्शनिंग और बेहतर हो सके। दूसरा मादा आवास विभाग का था, जिसमें दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए एक स्कूल खुलना था, जिसको एक सरकारी भूमि 3000 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 734, ग्राम भितरली निकट पुरकुल को देने का निर्णय लिया गया है। देहरादून पुरकुल। अगला मत भी आवास विभाग का था, जिसमें मसूरी में जो पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस पहले होता था, उसमें मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जानी है। आप जानते हैं मसूरी में पार्किंग की कितनी बड़ी समस्या है और वो मल्टी स्टोरी पार्किंग बननी है। कैबिनेट में कुल 52 मादाएं। रेरा का ढांचा जो रियल एस्टेट को रेगुलेट करता है, क्योंकि अब गतिविधियां बढ़ गई हैं तो उनके ढांचे में कुल 31 पद सृजित किए गए ताकि इसकी फंक्शनिंग और बेहतर हो सके। दूसरा मादा आवास विभाग का था, जिसमें दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए एक स्कूल खुलना था, जिसको एक सरकारी भूमि 3000 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 734, ग्राम भितरली निकट पुरकुल को देने का निर्णय लिया गया है। देहरादून पुरकुल। अगला मत भी आवास विभाग का था, जिसमें मसूरी में जो पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस पहले होता था, उसमें मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जानी है। आप जानते हैं मसूरी में पार्किंग की कितनी बड़ी समस्या है और वो मल्टी स्टोरी पार्किंग बननी है। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर दिल्ली से है। 16 फरवरी से राष्ट्रीय आदि महोत्सव का शुभारंभ है। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पीएम मोदी करेंगे ये शुभारंभ। 27 फरवरी को होगा समापन समारोह। ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां अब मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पीएम मोदी शुभारंभ करते हुए दिखाई देंगे और ये कार्यक्रम प्रस्तावित है। 27 फरवरी को समापन हो जाएगा समारोह का और 16 फरवरी को इसका शुभारंभ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। राष्ट्रीय आदि महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पीएम मोदी शुभारंभ करते हुए दिखाई देंगे। इस समारोह की तैयारियां भव्य तौर पर कर ली गई है। 27 फरवरी को समापन समारोह होगा, जिसमें कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करते हुए दिखाई देंगे। राष्ट्रीय आदि महोत्सव का शुभारंभ 16 फरवरी को हो रहा है। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी शुभारंभ करते हुए कल यानी कि 16 फरवरी को दिखाई देंगे। और आपको साथ साथ बता दें कि 27 फरवरी को समापन समारोह भी आयोजित किया गया है। 27 फरवरी को समापन समारोह होगा, जिसमें कि मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में कार्यक्रम का समापन 27 फरवरी को करा जाएगा। और इसके साथ साथ इससे जुड़ी हुई बड़ी जानकारी हम आप तक पल पल पहुंचाते रहेंगे। और लगातार दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, 16 फरवरी से राष्ट्रीय आदि महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। राष्ट्रीय आदि महोत्सव, जिसमें कि खुद शिरकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इसका शुभारंभ किया जाएगा 16 फरवरी को। 27 फरवरी को समापन समारोह होगा। अगली खबर लखनऊ से, जहां यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए कैमरे लगाए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर तैयारियां पुख्ता तौर पर कर ली गई है। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए कैमरे लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे की सर्वेलेंस में ये परीक्षाएं करवाई जाएंगी। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लैस किए गए हैं। और ऐसे में आपको बता दें, कोई भी
छात्र नकल करता हुआ पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए कैमरे तक लगा दिए गए हैं। और आपको बता दें कि परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे बड़ी संख्या में लैस किए गए हैं। तस्वीरें हम आपको परीक्षा केंद्र से दिखा रहे हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही है, जिसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया जाएगा। खास बात यह क्योंकि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर ये तैयारियां है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं अब शुरू हो रही है, जिसके लिए नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए कैमरों से सर्वेलेंस की जाएगी, निगरानी रखी जाएगी, पैनी नजर छात्रों पर होगी। और ऐसे में परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है, जिससे कि कोई भी छात्र नकल करता हुआ ना पाया जा सके। और कड़ी निगरानी इन छात्रों पर रखने के लिए, पैनी नजर रखने के लिए बोर्ड की परीक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है परीक्षा केंद्रों को। और यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर यह बड़ी खबर, क्योंकि तैयारियां पुख्ता तौर पर इंतजाम कर लिए गए हैं। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए कैमरों से परीक्षा केंद्रों को लैस किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके बाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए। एसके, क्योंकि परीक्षाएं अब यूपी बोर्ड की आगामी परीक्षाओं को देखते हुए तैयारियां कर ली गई है, कैमरों से परीक्षा केंद्रों को लैस किया गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास और क्या कुछ परीक्षा केंद्रों पर तैयारियां की गई है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उनको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि पूरी तरीके से नकल विहीन परीक्षा कराई जाए। इस बार अगर हम बात करें तो करीब 58,85,745 छात्र हैं जो बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश भर में 8,753 केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही साथ 126 केंद्र राजधानी लखनऊ के हैं जहां पर परीक्षा होनी है। इन सभी चीजों को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो भी नकल करते या कराते हुए पकड़ा जाए उसके खिलाफ एनएसए जैसी कठोर धाराओं में कार्रवाई हो। हालांकि पूरे मामले को लेकर जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं वो भी बना दिए गए हैं ताकि पूरी तरीके से नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा हो। और जो परीक्षा केंद्र होंगे वहां पर सीसीटीवी से लैस रहेगा ताकि पूरी तरीके से जो वहां पर चीजें हैं उनकी निगरानी की जा सके, कहीं पर भी कोई गड़बड़ ना हो सके। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश जारी किए गए। हालांकि उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने भी पूरे मामले को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा की थी। समीक्षा के बाद दिशा निर्देश जारी किए हैं। जी एसके, क्योंकि परीक्षाएं सही तरीके से हो पाए इसके लिए तमाम तैयारियां तो कर ली गई हैं, लेकिन क्या आधिकारिक तौर पर शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ इसके लिए प्रतिक्रिया सामने आ पाई है? बिल्कुल, इसमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंत्री की तरफ से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से परीक्षाओं को लेकर निर्देश जारी कर चुकी है और पूरी तरीके से माध्यमिक शिक्षा विभाग परीक्षाओं को लेकर तैयार है। जो सेंटर्स हैं उन पर तैयारियां कर ली गई हैं। सभी जगहों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कहीं पर भी कोई भी नकल जैसी चीज ना होने पाए उसको लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। साथ ही साथ जो केंद्र व्यवस्थापक हैं उनको भी स्पष्ट निर्देश उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। तो एसके, ये बताइए, परीक्षाओं के लिए छात्रों से क्या अपील की गई है? बिल्कुल, छात्रों से अपील की गई है कि वो पूरी तैयारी के साथ परीक्षा में जाएं और कहीं भी कोई अनुचित साधन का प्रयोग ना करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बेहद सख्त निर्देश जारी हुए हैं कि अगर नकल करते या कराते पकड़े जाने पर एनएसए जैसी धाराओं में कार्रवाई हो तो सीधे तौर पर कहीं न कहीं परीक्षार्थियों के लिए भी चीजें कही गई है। हालांकि जो पहले परीक्षार्थियों के जूते उतरवाए जाते थे वो अब नहीं उतरवाए जाएंगे, उसको लेकर भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन पूरी तरीके से परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरे से लैस होंगी और हर जो मूवमेंट है परीक्षा केंद्रों का वो भी पूरी तरीके से देखा जाएगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट साथ ही साथ स्थानीय पुलिस को भी पूरे मामले में लगाया गया है ताकि गहनता से जांच कर कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए एसके। अगली खबर रांची से है, जहां 1989 बैच के आईपीएस अफसर अजय कुमार सिंह को झारखंड का नया डीजीपी बनाया गया है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंध विभाग ने इस बात पे अधिसूचना जारी कर दी है। नीरज सिरसेना के 11 फरवरी को स्वतः पदभार छोड़ने के बाद से डीजीपी का
पद राज्य में खाली था। बता दें, आईपीएस अजय कुमार सिंह झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निर्देशक थे। वो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक अतिरिक्त प्रभार से भी थे। अब इन्हें स्थानांतरित करते हुए झारखंड का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार और चतरा जिले में चल रहे विकास कार्यों और विधि व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है और अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने लातेहार शहर में एक पुल का निर्माण 7 सालों से अधूरा रहने पर गायत्री बिल्डकॉन कंपनी को टर्मिनेटेड करने का निर्देश दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री पशुधन योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर जिला पशुपालन पदाधिकारी को 21 फरवरी तक काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर झारखंड के हजारीबाग से है, जहां हजारीबाग शहर के मालवीय मार्ग स्थित एक शादी समारोह में 2-3 राउंड गोली चली। इस गोलीबारी में पटना की रहने वाली एक महिला घायल हुई है, जिसके कंधे और गाल में गोली लगी है। घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। देखिए, झंडा चौक से आगे सही बात है कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा महिला पर गोली चलाई गई है। तत्काल उस महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और तत्पश्चात डॉक्टरों के द्वारा उसे अग्रिम अस्पताल रेफर किया गया है। इसकी पूरी तरह से तहकीकात चल रही है। अनुसंधान में हमारा सभी पुलिस पदाधिकारी लगे हुए हैं। जो भी अच्छे पदाधिकारी हैं उसको लगाया गया है ताकि इस घटना का खुलासा जल्दी हो सके और जो इसमें संलिप्त अभियुक्त है। हमको नहीं पता, हम घर पे ही थे। कोई अनजान व्यक्ति चढ़ा है और ऊपर जाकर के गोली चला दिया। घर में घुस के गोली चलाई? हाँ। कहाँ गोली चला? मालवीय मार्ग बटम बाजार पुष्प वाटिका में। जिस महिला को गोली लगी है क्या नाम? प्राची प्रकाश। जो गोली चलाए हैं उनका नाम जानकारी है उनके बारे में? नहीं, कोई खबर महाराष्ट्र के पुणे से है, जहां छोटे बच्चे की एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए पुणे विद्यार्थी गृह नामक संस्था ने एक दिन के सेमिनार का आयोजन किया। महिला केयर टेकरों को 3 साल के बच्चों से कैसे संभालना है, उन्हें कैसे पढ़ाना है, इस बात की ट्रेनिंग दी गई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन रिसर्च फॉर फाउंडेशन सीईओ अरविंद शालिग्राम ने किया है। कार्यक्रम में भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति के क्षेत्र में लिख चुकी लेखिका प्राजक्ता शिंदे ने भी शिरकत की। Started a foundation called Kindergarten Foundation, where we are planning to give a 360-degree support system to preschools, जहाँ पे preschool जो है unorganized है पूरा का पूरा, so we want to make them completely organized. So उसके लिए हमने बॉडी बनाई है, एक कम्युनिटी क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ अर्ली एज। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। पुणे जिले के मावल परिसर के तले गांव में सकल हिंदू समाज की ओर से हिंदू जनागर्जन मोर्चा का आयोजन किया गया। इस भव्य रैली में हजारों की तादाद में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता, महिलाएं और छात्र भी शामिल हुए। बता दें, गोवंश हत्या कानून, लव जिहाद कानून और धर्मांतर विरोधी कानून की मांग को लेकर यह भव्य रैली निकाली गई। साथ ही धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान दिवस को धर्मवीर दिवस घोषित करने की मांग की गई। इस रैली में कालीचरण महाराज भी उपस्थित रहे। खबर बिहार के बगहा से है, जहां वाल्मीकि नगर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राजेश सिंह ने बीजेपी का दामन थामने का ऐलान किया है। इसके लिए खुद वे डोर टू डोर लोगों से मिलकर समर्थन मांग रहे हैं और बीजेपी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। राजेश सिंह ने बताया कि वो लौरिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। उनकी मौजूदगी में उनको बीजेपी ज्वाइन करना है, इसके लिए उन्होंने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। तारीख को देश के लोकप्रिय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का आगमन हो रहा है
और उसमें मैं अपील सबसे कर रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे कार्यकर्ता और साथी हैं वहाँ चलें, और उसी दिन मैं भारतीय जनता पार्टी में शरीक हो जाऊँगा, शामिल हो जाऊँगा। और ये अवसर हमको भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, इस पार्टी नेतृत्व को और सबको, इसके लिए मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। इसलिए मैं अपने सब क्षेत्र में अपने लोगों से मिल करके सबका आशीर्वाद ले रहा हूँ, सबसे इजाज़त और परमिशन ले रहा हूँ, उनका सहयोग ले रहा हूँ। 25 खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर जिले का रुख कर रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने औरंगाबाद जिले के कंचनपुर ग्राम पहुंचकर सरकार भवन का भव्य उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने औरंगाबाद समाहरण ले पहुंचकर अधिकारियों के साथ योजना को लेकर समीक्षा बैठक भी की। वहीं रोहतास जिला के रहने वाले समाज सेवी और पूर्व सांसद प्रत्याशी शिव गांधी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सीएम खुद एक समस्या है। साथ ही उन्होंने प्रशासन से फसल बर्बाद होने पर उचित मुआवजा देने की अपील भी की है। समाधान यात्रा था। मैंने बोला कि जो खुद समस्या बने हुए हैं वो समाधान ढूंढ रहे हैं। एक बात बताइए, ये कचनपुर में कचरा गया, ये सब फसल कचरा गया है। और हमें लगता है कि अगर हम सभी पदाधिकारियों से कहना चाहते हैं, जितने भी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर से कहना चाहते हैं कि जिनका भी ये क्या बोलते हैं कि दुर्दशा हुआ है खेती का, उनको मुआवजा भी दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जनता के समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, अफरा तफरी हो रही है। मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं चलेगा। ये तरीका है तो मुझे 2011 में हमने 1 लाख हस्ताक्षर करके दिया था कि डेयरी और दाऊद। खबर बिहार के रोहतास से है, जहां कैमूर पहाड़ी पर स्थित रोहतासगढ़ किला परिसर में आयोजित वनवासी कल्याण महोत्सव में राज्य के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने शिरकत की। इस अवसर पर मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने कहा कि यादववासी समाज के लोगों के सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले इस महोत्सव का चेनारी विधानसभा क्षेत्र में आयोजन किया गया, जाना अपने आप में गौरवान्वित होने वाली बात है। बता दें कि इस समारोह में बिहार के अलावा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों के बड़ी संख्या में लोग भाग लेने पहुंचे। समारोह के दौरान एक से बढ़कर एक परंपरागत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनको देखने सुनने के बाद आदिवासी समाज के लोगों की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को नजदीकी से समझने का मौका मिला। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान 16 फरवरी को बाढ़ अनुमंडल के बख्यातपुरम में आने वाले हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। डीडीसी और एसडीओ हर एक तैयारी का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बाढ़ एसडीओ कुंदन कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री सबसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे। मुख्यमंत्री अभिनंदन कॉलेज में कमाओं को देखेंगे। उसके बाद मोगलपुरा पंचायत के लखनपुरा गांव में जीविका दीदियों द्वारा चलाए जाने वाली सामूहिक पुस्तकालय और करियर गाइडेंस सेंटर का उद्घाटन करेंगे। और कृष्णकांत +2 विद्यालय परिसर में बने बास्केटबॉल फील्ड और ओपन जिम का भी लोकार्पण करेंगे। एक जीविका दीदी द्वारा सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर गाइडेंस सेंटर का एक उद्घाटन होना है। और वहीं पर फिर हम लोग एक कृष्णकांत +2 उच्च विद्यालय है, उसमें जो बास्केटबॉल का एक फील्ड है उसको हम लोग बना रहे हैं और ओपन जिम वगैरह का लोकार्पण करवाएंगे। जीविका दीदियों द्वारा उत्कृष्ट जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उसका भी स्टॉल। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। जब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।